So let's start the Python class. These commands we already done in previous Google Meet classes. How to install Anaconda, whatever platform you are using. And these commands also we done in previous class. To print any string in Python, we just need to write simple print command. There is no need of semicolon and all on and %d and such signs which we used in C language or C++ language. So Python is easiest one. It is simple English like language. This indentation work is already done in previous classes. Here indentation matter instead of semicolon और brackets. जैसे हम C++ में ब्रैकेट्स और सेमीकोलन के कारण प्रोग्राम में एरर आती थी, यहाँ इंडेंटेशन यूज होता है. इंडेंटेशन मीनिंग है स्पेस. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर आप एक ब्लॉक के अंदर कोई कोड लिख रहे हैं तो उसमें सेम इंडेंटेशन देंगे. सेम इंडेंटेशन मीनिंग सेम स्पेस. अगर इफ के बाद प्रिंट लगाया है और उसके पहले सिंगल स्पेस है तो इफ के बाद जितने इंस्ट्रक्शन आएंगे सब में सिंगल स्पेस ही रहेगा और सिंगल स्पेस मस्ट है. अगर आप बिना स्पेस के कुछ भी कमांड रन करेंगे तो उसमें एरर आएगी. ये भी हमने चला के देख लिया था कि अगर इफ के बाद सिंगल इंडेंटेशन दिया है तो यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा है. और अगर हम इंडेंटेशन हटा देंगे, जीरो इंडेंटेशन मतलब जीरो स्पेस, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी. एरर में बताएगा इंडेंटेशन एरर. तो एटलीस्ट वन स्पेस तो मस्ट है. यहाँ पर जो भी आप कोड यूज करेंगे, आप इफ यूज कर रहे हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल या जो भी कोड यूज करेंगे, सिंगल इंडेंटेशन मस्ट है. लेकिन सिंगल के साथ जितने उस ब्लॉक के अंदर और भी कमांड्स होंगे सब में उतना ही इंडेंटेशन देना पड़ेगा जो फर्स्ट लाइन में दिया है. तो हमने इफ के बाद जो प्रिंट करा उसमें वन इंडेंटेशन यानी वन स्पेस दिया है, तो हम रिमेनिंग लाइंस में भी वन इंडेंटेशन देंगे. इसके बाद यहाँ पे मैं स्पाइडर यूज कर रही हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमने डिस्कस कर लिया था. आप स्पाइडर यूज कर सकते हैं, जुपिटर यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं. तो स्पाइडर में ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. ये सिलेक्टिव रन ऑप्शन होता है जो ब्लैक कलर का ही सिंबल है. सिलेक्टिव रन मतलब पूरा कोड नहीं रन होगा. एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपको पूरा कोड रन करना है एक साथ तो आप ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ये भी यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं सिलेक्टिव रन इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे कोड मिक्स करके लिखे हुए हैं. तो सिलेक्टिव रन में आपको जो भी रन करना है उसको सिलेक्ट किया और ये रन कर लिया. पाइथन फाइल सेव करने के लिए आप सेव मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं सेव एज कर लेती हूँ. सेव एज करके मैं इसे सेव नहीं करूंगी, सिर्फ आपको बता देती हूँ. तो मैंने सी ड्राइव के अंदर स्पाइडर में यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने मेरे पास सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे भी स्पाइडर था तो सी में जाके यूजर्स में जाके मेरे नाम का फोल्डर है उसके अंदर स्पाइडर था और वहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं फाइल का. मैंने ऑटोमोबाइल नाम रखा था. सपोर्टेड फाइल में आप पाइथन फाइल सिलेक्ट कर लेंगे. तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए मैं उसके बाद आप सेव कर देंगे. आप किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं. मैं यहाँ स्पाइडर में ही कर रही हूँ. लेकिन ये जो आपका सिंपल कोड है फॉर, वाइल, डू वाइल, इसमें तो कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता. लेकिन अगर आप कुछ फाइल इंपोर्ट करके उस पर काम करते हैं, जैसे अगर रिसर्च वर्क करते हैं, तो फिर आप प्रोग्राम सेम ड्राइव में ही सेव कीजिए क्योंकि और उसी में आपका फाइल भी सेव कीजिए. अगर CSV फाइल भी यूज करते हैं तो आदत यही रहे तो अच्छा है कि हम सेम ड्राइव में ही कोड सेव कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यू नहीं क्रिएट होगा फ्यूचर में. तो मैं स्पाइडर में काम कर रही हूँ, मैं स्पाइडर में ही कोड सेव कर रही हूँ और एक्सटेंशन पाइथन फाइल लिया है, पाइथन फाइल्स. ओके. देन इसमें कुछ और एग्जांपल लिए हैं. जैसे इसमें अगर ये हमने अभी देख लिया है विदाउट स्पेस एरर क्रिएट करेगा. यहाँ पे अगर ये एक डिफरेंट इफ ब्लॉक है और ये एक डिफरेंट इफ ब्लॉक है तो यहाँ एक कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि इस इफ ब्लॉक में डिफरेंट इंडेंटेशन दिया है. इंडेंटेशन मतलब स्पेस, एक स्पेस, और दूसरे ब्लॉक में कुछ इंडेंटेशन डिफरेंट है, 5 और 6 स्पेस है, तो ये भी रन करेगा. इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी. लेकिन अगर हम सेम इफ ब्लॉक में, जैसे ये एक इफ ब्लॉक है, इसमें एक लाइन हमने लिखी 5 स्पेस के बाद और एक लाइन लिखी हम कुछ और जैसे 1 2 स्पेस के बाद सेम इफ ब्लॉक के अंदर, तो वो एरर क्रिएट करेगा. आपको जितने भी जो भी इंडेंटेशन आपने डिसाइड किया थ्रू आउट द ब्लॉक वही यूज करेंगे. इसके बाद ये प्रिंट कमांड तो सिंपल है. इसमें
आपको कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाना है। जैसे आप सी में आप जब हम प्रिंट लिखते थे तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ता था कि इंटीजर है, डबल, फ्लोट, तो उसके अकॉर्डिंग %d, %f ये सब यूज़ करते थे। यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है, साथ में सेमीकोलन भी नहीं लगाना, सिंपल प्रिंट लिखा और जो रन करना है वो रन कर दिया, तो ये हेलो वर्ड आ गया। इसे कंसोल बोलते हैं, जो साइड में स्क्रीन है राइट साइड में जहाँ पे भी मेरा कर्सर है, इसे कंसोल बोलते हैं। कंसोल पे अगर बहुत सारा आउटपुट आ जाता है और आपको कंसोल क्लियर करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है क्लियर कंसोल, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सब चला जाएगा। ये एक और विंडो होती है एक्सप्लोरर विंडो, फाइल एक्सप्लोरर। ये इसका यूज़ तब है जब आप फाइल इंपोर्ट करके उस पर काम करते हैं, आप कोई डेटा पे काम करते हैं, जैसे आप जब मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में काम करते हैं तो ये विंडो यूज़ होती है। आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाके आपका जो फाइल है CSV होगा, CSV यूजुअली यूज़ करते हैं, एक्सेल भी यूज़ करते हैं पर फ्रीक्वेंटली CSV फाइल यूज़ करते हैं। तो आप अपनी फाइल को इस यहाँ से जो जहाँ भी जिस भी ड्राइव में वो आप इंपोर्ट करके ले आएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, और वेरिएबल एक्सप्लोरर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, पर अभी हमें ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि हम बेसिक कोड पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ कोड विंडो और कंसोल विंडो दो सफिशिएंट है हमारे लिए। देन इसके बाद यहाँ पे पाइथन में ये भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जैसे हमने C++ में हमें पहले वेरिएबल सारे डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे इंटीजर टाइप है तो इंट ABC लिखेंगे, कैरेक्टर टाइप है तो कैर, जो भी आपको बनाना है, एरे बनाना है, वो सब लिखेंगे। पाइथन थोड़ा स्मार्ट लैंग्वेज है, इसमें आपको जो डेटा टाइप है वो बताना नहीं है। आपने x=5 लिखा तो ये अपने आप समझ जाएगा x जो है वो इंटीजर टाइप है, y जॉन लिखा तो ये अपने आप समझ जाएगा जॉन जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, ना ही इसमें कोई हेडर फाइल लगाई है जो C++ पे याद रखनी पड़ती थी कि stdio कहाँ लगाएं, iostream कहाँ लगाएं, conio कहाँ लगाएं, स्ट्रिंग, मैथ, ये सब क्योंकि हर फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल होती है वो इंक्लूड करते हैं तभी वो फंक्शन रन करता है। साथ में आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ता था C++ में, तो यहाँ वो दोनों चीज़ नहीं है, वो उसका सारा हेडेक हटा दिया। साथ में सेमीकोलन भी हटा दिया, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है जिसके कारण एरर आती थी। तो सिंपल जहाँ कोड लिखना है कोड लिखना शुरू करें, सिलेक्ट करें और रन करें। और सिलेक्टिव रन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने मिक्स कोड लिखा हुआ है इस समझाने के लिए। तो x=5, y=जॉन, प्रिंट x एंड प्रिंट y, तो इसको सिलेक्टिव रन कर दिया तो जो प्रिंट करेंगे वो आउटपुट आता है प्रिंट x एंड प्रिंट y, वैल्यू आ गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप कंसोल पे ही कोड लिख सकते हैं तो भी चलेगा, जैसे मैं ये कोड यहाँ कंसोल पे लिख के बताती हूँ। लेकिन कंसोल पे इसीलिए नहीं लिखते हैं कि क्योंकि एक विंडो इनपुट के लिए रहे और एक विंडो आउटपुट के लिए रहे तो कंफ्यूजन नहीं होता। हम यहाँ सारा कमांड मिलेगा, यहाँ सारा आउटपुट मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रन यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने एंटर किया, ये आउटपुट आ गया। ये कोड मैंने यहाँ पहले पेस्ट कर दिया और इसको रन कर दिया, तो कंसोल पे भी आप दोनों काम कर सकते हैं। और इस पे आउटपुट यहाँ नहीं मिलेगा, आउटपुट हमेशा यहाँ मिलेगा, तो बेटर है कि एक विंडो पे कोड लिखें, एक विंडो पे आउटपुट मिलता जाए। इसके बाद ये कुछ और कमांड्स हैं सिमिलर हैं, x में 4 असाइन किया और x में कंप्यूटर असाइन किया, प्रिंट x किया, तो लास्ट जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो x=कंप्यूटर, इसे भी चला के देख लेते हैं। तो x पहले इसमें 4 असाइन था, तो यहाँ पे रीअसाइनमेंट भी अपने आप हो रहा है। जो हम टाइप कास्टिंग वगैरह पढ़ते हैं तो ये अपने आप कर रहा है। x का वैल्यू 4 था तो x इंटीजर डेटा टाइप था, x अपने आप स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया जब उसमें कंप्यूटर असाइन कर दिया। इसके बाद हमें टाइप चेकिंग का भी एक फंक्शन है यहाँ पर। अगर आपको पता करना है कि x में आपने 5 असाइन किया और वो x इंटीजर टाइप बन जाता है, तो हमें चेक करना है कि एक्चुअल में इंटीजर टाइप हो बन रहा है या नहीं है। तो हमने प्रिंट करा के दिखा तो वो आ गया क्लास इंट। इसके लिए प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन देना है, टाइप के अंदर जो भी वेरिएबल है, तो टाइप x लिखा ब्रैकेट में एंड प्रिंट के साथ लिखा, तो वो बता दिया उसने कौन सी क्लास का, ये इंट क्लास का उसने बता दिया, जो x है वो इंट क्लास का है। ये भी हमने कुछ कमांड रन कर लिए थे x y z का वैल्यू और उसका टाइप चेक कर लिया था। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं। आप लोग जब वर्क करें तो आप ये कोड लिख कर ट्राई करके देखिएगा, मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो x का वैल्यू 1 है, ये इंटीजर टाइप होगा, y का एक रेंज ज़्यादा जा रहा है और z कुछ निगेटिव में वैल्यू है। तो हम चेक करते हैं, तीनों इंटीजर में आ रही है, ये भी इंटीजर की रेंज में है और निगेटिव, क्योंकि ये साइंड इंटीजर है। इंटीजर एक्चुअली जो डेटा टाइप होता है दो तरह से यूज़ करते हैं, साइंड और अनसाइंड।
साइंड इंट में सारा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आता है। अनसाइंड इंट में, अनसाइंड मतलब जिसके पास कोई साइन नहीं है, जिसके पास कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव साइन होता है, तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखता। तो अनसाइंड इंट में ओनली पॉजिटिव वैल्यू आती है और इंट में सारी वैल्यू आ जाती है। तो ये इन तीनों का टाइप इंट है। ये बता रहा है कि ये भी क्लास इंट को बिलोंग करता है, वाई भी क्लास इंट को बिलोंग करते हैं, जेड भी क्लास इंट को बिलोंग करता है। सिमिलर और भी टाइप चेकिंग के लिए कोड लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। तो अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ये एक, इसमें x1 है तो वो इंट क्लास को बिलोंग कर रहा है, y 2.8 है तो फ्लोट क्लास को बिलोंग कर रहा है, एंड z इक्वल टू 1j लिखा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये हैंडल कर सकता है जो आई जे के फॉर्म में होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्लास को बिलोंग कर रहा है, z इक्वल टू क्योंकि हमने 1j दे रखा है। तो फर्दर टाइप चेकिंग ये और चेक करके देखते हैं। ये आप प्लीज़ अपने सिस्टम पे रन करके देख लीजिएगा। तो इसमें तीनों फ्लोट टाइप हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू है, तो ये ऑल फ्लोट टाइप है। एंड देन कुछ और कमांड्स हैं यहाँ पे। एक और तरह से जैसे हमने लिखा x इक्वल टू इंटू 1, अब x का वैल्यू 1 असाइन हो गया। अब हाँ, यहाँ पे टाइप कास्टिंग है, मतलब जो 2.8 है, 1 तो इंटीजर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 एज ए इंटीजर x को असाइन हो जाएगा। यहाँ पे 2.8 जो है वो फ्लोट है, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर आपने शायद C++ में पढ़ा हो, टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तब हमें वो किसी और तरह का चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिजल्ट है वो कुछ पॉइंट्स में है, जैसे किसी का CGPA है 8.9, किसी का 9.5, लेकिन अब जो कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आई है वो बोल रही है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, जैसे अगर 9.5 है तो आप 9 कंसीडर करो, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो और आपने जो प्रीवियस डेटा है वो ऑलरेडी जो जो भी आया है CGPA जैसे 8.6 9.5 वैसे ही स्टोर करके रखा है। तो प्रोग्राम के अंदर टाइप कास्टिंग यूज करते हैं अगर हमें टाइप चेंज करना है। हमारा पहले वैल्यू फ्लोट था, अब हमें इंटीजर का रिक्वायरमेंट है। रिवर्ट भी हो सकता है कि कभी हमने पूरा डेटा इंटीजर में स्टोर करके रखा है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है अब वो फ्लोट की है, वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। कोई कहीं पे, मैं रिक्रूटमेंट का एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी एग्जांपल हो सकता है कि अब हमें जो 8.4 है तो 8.4 ही चाहिए क्योंकि जो कंपैरिजन है वो एग्जैक्ट पॉइंट्स पर भी होना है, तो हमने इंटीजर में स्टोर कर रखा था और हमें फ्लोट डेटा चाहिए। तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन यूज होता है उसके लिए कि जो आपने पहले से स्टोर करके रखा है डेटा टाइप उसको चेंज करना है। अब जैसे 2.8 है वो फ्लोट टाइप है और हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेथड क्या है कि उसके पहले जो भी टाइप में कन्वर्ट करना है वो टाइप लिख दें और ब्रैकेट में वैल्यू लिख दें। तो अब ये अपने आप टाइप कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है एंड y इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर के फॉर्म में आएगी। हम इसे प्रिंट करा के देखेंगे एक्स वाई जेड को, तो y का वैल्यू जो मिलेगा 2 मिलेगा। और यहाँ पे z जो है आप देखिए z इक्वल टू लिखा है इंट ब्रैकेट में 3 और उसमें डबल कोट्स लगे हुए हैं। डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर कोई कुछ भी लिखा होगा, पाइथन उसे स्ट्रिंग रीड करता है। तो ये स्ट्रिंग है, अभी ये अभी इंटीजर नहीं है, लेकिन अब हमने इसको टाइप कन्वर्जन कर दिया इसका इंटीजर में। टाइप कन्वर्जन का मेथड क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो टाइप है जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिख दिया, तो हमने इसमें इंट लिखा है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो इंट में कन्वर्ट होके y को असाइन हो जाएगी। तो अगर हम प्रिंट करके देखें यहाँ पे प्रिंट एक्स वाई जेड जो भी, तो प्रिंट एक्स करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ गया एंड प्रिंट वाई ये 2 आ गया, 2.8 था ये 2 हो गया एंड हम प्रिंट जेड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप टाइप कन्वर्ट हो गया। इसमें इजीएस्ट टाइप कन्वर्जन सिंपल लाइन लिखी है उसके पहले डेटा टाइप ऐड करना है। इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल कर लिया था। एक स्ट्रिंग, अब अगर आपको जो लिखना है जो भी स्ट्रिंग वो बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, तो हमने ये देखा था कि उसके लिए मेथड क्या होता है, 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ओनली 3, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। आप 4 लगाएंगे तो भी एरर आएगी, 2 लगाएंगे तो भी एरर आएगी।
तो 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, न्यू लाइन चेंज करनी है और 4-5 लाइन भी लिख सकते थे, क्लोज भी 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा से। 3 नंबर याद रखना है। अब आप इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी, क्योंकि स्ट्रिंग को पाइथन दोनों फॉर्म में रीड करता है। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, लेकिन 3 लगानी है। तो ए का वैल्यू हो गया जो भी लिखा है इसमें, गुड मॉर्निंग, इट इज अ ब्राइट डे, स्टे ब्लेस्ड। तो ये ए का वैल्यू हो गया, हम प्रिंट ए करा के देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़े थे कि ए ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग हमेशा जीरो से रीड होना स्टार्ट होता है, तो ए ऑफ जीरो हो जाएगा जी, जो स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर है। देन इसमें यहाँ पर रेंज, एक रेंज ऑप्शन होता है, तो रेंज अगर देना हमें 0 to 4 प्रिंट कराएंगे। ये भी एक बार मैंने बताया था, इसको बहुत ध्यान रखिए कि पाइथन में जितना मैक्सिमम रेंज होता है उससे -1 होता है, भले ही वो लूप में हो, भले ही वो स्ट्रिंग में हो, वो -1 कंसिडर करता है। तो 0 to 4 का मतलब क्या हो गया, ये लूप जो रेंज चलेगी वो 0 1 2 3 तक है, 4 काउंट नहीं होगा उसमें। तो अब 0 पे जी लिखा हुआ है, 1 पे ओ लिखा हुआ है, 2 पे ओ लिखा हुआ है एंड 3 पे डी लिखा हुआ है, तो जो प्रिंट हो जाएगा वो गुड प्रिंट हो जाएगा। देन एक होता है इन्वर्ट रेंज। इन्वर्ट रेंज का क्या यूज होता है कि वो लास्ट से जाके काउंट करता है, तो इन्वर्ट रेंज में दिया है -7 to -1, तो ये लास्ट सिम में जाएगा डी पे, यहाँ से काउंट करेगा, अब 7 जाएगा, पहले -7 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बी पे पहुंच जाएगा। अब बी से रीड करना शुरू करेगा टिल -1 तक, अभी 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1, तो हम इसको प्रिंट करते हैं तो ब्लेस प्रिंट हो जाएगा। ब्लेस हो रहा है क्योंकि डी जो है वो 0 -1 है, तो एक पहले तक ले गए। तो ये रेंज फंक्शन है। इसके बाद लेंथ फंक्शन, जो जितने इसमें लेटर्स होंगे वो बता देगा। तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर len फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ए में स्टोर किए तो ए लिखा और इसे रन करा के देखा, तो ये 47 लेटर्स हैं इसमें। देन इसमें कुछ और फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन ही होते हैं। अब यहाँ स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, अगर आपने वर्क किया हो C++ में, आपको याद हो, तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने के लिए हमें string.h फाइल लगानी पड़ती है, उसको याद रखना पड़ता है कि हर कौन से फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल होगी। यहाँ हमने कोई हेडर फाइल अभी तक इंक्लूड नहीं की है। यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज इंक्लूड करते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, वो जब आप कुछ स्पेशल जैसे कि CSV फाइल इंपोर्ट करते हो और न्यूमेरिक फंक्शन या ग्राफ फंक्शन यूज करते हो, तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, उनका अभी यूज नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे। सो इसमें स्ट्रिंग में और भी फंक्शन है, जैसे लोअर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग जो भी है, तो डॉट लोअर यूज किया, तो ये स्ट्रिंग जो जिसमें जितने भी कैपिटल लेटर थे, जैसे जी था, एम था, वो सब स्मॉल लेटर में चेंज हो गया और स्मॉल लेटर एज इट इज है। देन फंक्शन है अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रिंट के अंदर लिखा ए डॉट अपर, एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ हमेशा ब्रैकेट आता है, तो क्योंकि ये एक फंक्शन है तो अपर और साथ में ब्रैकेट जरूर आएगा, अकेला अपर लिखेंगे तो एरर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जितने फंक्शन होंगे उसमें एक ब्रैकेट आएगा। लेंथ भी एक फंक्शन है तो ब्रैकेट आया, लेकिन इसमें स्ट्रिंग भी पास की, किसकी लेंथ। फंक्शन को लिखने का भी थोड़ा अलग अलग तरीका है, जैसे यहाँ पे ए डॉट लोअर लिख रहे हैं, डॉट लगा के यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे पास कर रहे हैं लेंथ के अंदर। तो जब अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग फंक्शन में कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि रिप्लेस, कि पर्टिकुलर वर्ड रिप्लेस करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें मॉर्निंग को आफ्टरनून में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका सिंटेक्स क्या है, ए जो भी स्ट्रिंग है उसको ए में स्टोर कराया, डॉट रिप्लेस फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन के बाद ब्रैकेट है और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट 1 जो रिप्लेस होना है, कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 जिससे रिप्लेस करना है, और ब्रैकेट्स का काउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसके पहले जो ओपन ब्रैकेट है वो 2 हैं, तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी 2 होंगे। वो इसको रन किया हमने, स्ट्रिंग चेंज हो गई, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग की जगह इट इज ब्राइट डे, और जो भी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है,
कि जो स्ट्रिंग में हमें जहां से स्ट्रिंग स्प्लिट करनी है वो हम मेंशन कर देते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको हम बोल रहे हैं कॉमा से स्प्लिट कर दो, मतलब जहां जहां कॉमा है उसको वहां से दूसरा स्ट्रिंग कंसीडर करो। तो यहाँ तक एक स्ट्रिंग कंसीडर करो और यहाँ से दूसरा स्ट्रिंग कंसीडर करो। तो हम कोई भी उसमें वर्ड या जो भी आपको मेंशन करना है, अगर आपने कुछ और सिंबल लगा रखा है तो उसको वहाँ वो स्प्लिट के अंदर मेंशन कर सकते हैं कहाँ से स्प्लिट करना है। तो प्रिंट करा लेंगे, ए यानी स्ट्रिंग है, डॉट स्प्लिट फंक्शन है और ब्रैकेट में जहां से स्प्लिट करना है वो दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो इसको रन किया तो यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग आ गई गुड मॉर्निंग, और कॉमा के बाद दूसरी स्ट्रिंग हो गई इट इज अ ब्राइट डे। एंड यहाँ एक और कॉमा है, हाँ इसमें यहाँ दो कॉमा है इसलिए तीन स्ट्रिंग बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड स्ट्रिंग में आप देखेंगे इट इज अ स्लैश एन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ब्राइट डे आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है। तो जब ये स्ट्रिंग पढ़ेगा तो वो न्यू लाइन को भी पढ़ेगा, तो न्यू लाइन की जगह उसने स्लैश एन लिख दिया है। तो एक मिडिल स्ट्रिंग बनी है इट इज अ स्लैश एन ब्राइट डे, क्योंकि इट इज अ ब्राइट डे के बीच में यहाँ न्यू लाइन पे जा रहा है, उसका मतलब स्लैश एन है। और एक और कॉमा था तो स्टे ब्लेस्ड या अलग स्ट्रिंग बन रही है। देन अब हमें चेक करना है, जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है या हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, और बाय चांस कभी हो पॉसिबल ऐसा होता है कि कोई एक रॉन्ग वर्ड तो नहीं चला गया, और एक तरीका तो है कि हम उसको पूरा रीड करें डॉक्यूमेंट को। और जैसे हम सर्च करते हैं वर्ड का डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में हम सर्च का ऑप्शन होता है, तो वैसे यहाँ एक सर्च का काम इस तरह से कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है एक्स, स्ट्रिंग एक्स में स्टोर करा रहे हैं, तो हमें चेक करना है गुड वर्ड ए के अंदर है या नहीं, या तो हमें लिखना है या नहीं लिखना है। तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो हम चेक करके देखेंगे। इसके लिए यूज होता है इन इन फंक्शन यूज होता है इन के बाद, और जो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ए के अंदर थी तो हम ए लिख रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू गुड इन ए। तो हमें चेक करना है कि ए जो है उसके अंदर गुड है या नहीं। तो हम इसको चेक करके देखते हैं और फिर प्रिंट एक्स करा लेंगे। तो ट्रू बोल रहा है ये, प्रिंट एक्स किया ट्रू यानी गुड है वहां पर। तो ये चेक करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता है। अब हमें चेक करना है कि गुड नॉट इन, कोई वर्ड इसमें ये नॉट इन का मतलब कि क्या नहीं है, मतलब बाई मिस्टेक कोई वर्ड तो नहीं लिख दिया है ए के अंदर, कहीं गलती से गुड तो नहीं लिख दिया और हमें उसे हटाना है। तो नॉट इन, क्या ऐसा है कि गुड ए में नहीं है? नहीं, ये फॉल्स है, गलत है। इसको प्रिंट किया तो बोल रहा है नहीं गुड है ए के अंदर, ये फॉल्स है। हमने लिखा गुड नॉट इन ए, चेक किया तो ये फॉल्स हो गया। इसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के, जैसे हमने ए की स्ट्रिंग बनाई थी, यहाँ बी एक और स्ट्रिंग का नाम दे दिया। बी के अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक स्पेस कॉमा एंड लेट्स स्टडी लिख दिया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। और डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग में दोनों पॉसिबिलिटी है। स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अब यहाँ सी इक्वल टू ए प्लस भी दे दिया। यहाँ देखिए आपको सी का कोई टाइप नहीं बताना पड़ा, जैसे आपको लिखना पड़ता है कि सी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, वहाँ कुछ नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा कि जब ए प्लस बी स्ट्रिंग है और सी में स्टोर हो रहा है तो सी भी स्ट्रिंग होगा। तो ए जो था हमारा ये वाला स्ट्रिंग था गुड मॉर्निंग से लेके, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा लेट्स स्टडी एंड प्रिंट सी। तो इसको चला के देखेंगे तो गुड मॉर्निंग इट्स अ ब्लेस्ड डे स्टे ब्लेस्ड, और मैंने ये जो ऐड कर दिया है लेट्स स्टडी वो इसमें ऐड हो गया। सिमिलर एक और है हेलो वर्ड, तो ये हेलो हेलो एंड वर्ड, ए में हेलो लिया था बी में वर्ड, तो ये ऐड हो गया, हेलो वर्ड आ गया। देन इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका हमने देख लिया था कि कहाँ कहाँ इनवैलिड होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप वेरिएबल को कभी नंबर से नहीं शुरू कर सकते, ये गलत है। वेरिएबल के बाद बीच में डैश नहीं लगा सकते, वो भी एरर देगा। और वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, जैसे यहाँ स्पेस दिया है माय स्पेस वार, ये भी गलत है, इसमें भी एरर आएगी। अगर आपको स्पेस देना जरूरी है तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर लगा दें, वो वैलिड है। तो वैलिड तरीके क्या है, पूरा नाम एक साथ लिख सकते हैं, उसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है, मिक्स कर सकते हैं। पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। वेरिएबल के बाद में नंबर यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है।
तो ये सारे करेक्ट वेज हैं वेरिएबल बनाने के, और ये कुछ रॉन्ग वेज हैं, इनसे एरर मिलेगी आपको। ये कुछ डेटा टाइप हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। ये स्ट्रिंग हो गया है। देन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये नया टॉपिक है, इसके पहले की हो चुकी है। एज वी लर्न इन पाइथन वेरिएबल चैप्टर वी कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग इन जैसे हमने अभी जो यहाँ पे कंबाइन किया, तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंबाइन किया, वो ठीक है, दो स्ट्रिंग ऐड कर दी थी। दिस हियर ये हेलो एंड हेलो वर्ड दोनों स्ट्रिंग है, इनको कंबाइन कर दिया था। लेकिन हम नंबर और स्ट्रिंग को कंबाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसका भी एक मेथड है। तो हमने जैसे एज जो है वो नंबर टाइप है, और टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग टाइप है। तो हम टेक्स्ट में लिखा हुआ है माई एज, माई नेम इज जॉन एंड आई एम, उसके बाद एज जो है वो इंटीजर टाइप है, तो ये कंबाइन नहीं करेगा, यहाँ पे एरर देगा। तो हम इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एरर मिलेगी। एरर क्या मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि एज जो है वो इंटीजर टाइप है, और टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को मिक्स नहीं कर सकते। तो एरर दे रहा है कि नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, नॉट इनटू स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता ये। तो उसके लिए फिर तरीका क्या होता है, कैसे कॉन्कैटिनेट करें, तो उसके लिए फॉर्मेट एक मेथड होता है। We can combine string and number using format method. The format method takes the passed argument, formats them and place them in string where the placeholder brackets are. तो जहाँ ब्रैकेट होते हैं वहाँ पे ये जो भी फॉर्मेट है उसे प्लेस कर देता है। जैसे ये देखते हैं एग्जांपल, एज इक्वल टू 36, ये एक इंटीजर है, टेक्स्ट लिखा है माई नेम इज जॉन एंड आई एम ब्रैकेट। ब्रैकेट अब क्या करेगा कि जहां पे फॉर्मेट होगा, हम प्रिंट करेंगे टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज। तो फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ होगा उसको इस ब्रैकेट से रिप्लेस कर देगा, जो भी लिखा है फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में लिखा है एज, तो उस इसको उठा के यहाँ ब्रैकेट की जगह लिख देगा। तो ये फॉर्मेट फंक्शन का काम होता है। इसको चला के देखते हैं। ये लिखा हुआ एज 36 लिखा है, और इसमें लिखा है माई नेम इज जॉन एंड आई एम ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को क्या करेगा, ब्रैकेट जहां है उसको हटा के उसकी जगह फॉर्मेट के अंदर जो लिखा है वो लिख देगा। फॉर्मेट के अंदर एज लिखा है तो एज लिख देगा। तो ये आ जाएगा इसका आउटपुट, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 36। 36 क्या था, एज। तो फॉर्मेट के अंदर जो भी लिखा है वो ब्रैकेट की जगह रख देगा। ये फॉर्मेट फंक्शन को और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो फॉर्मेट मेथड टेक्स unlimited number of argument and are placed into the respective placeholder। तो अब ये कुछ और एग्जाम्पल है इसमें। क्वांटिटी एक इंटीजर है, आइटम नंबर एक इंटीजर है, प्राइस एक फ्लोट टाइप है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है वो अपने आप फ्लोट टाइप बन जाएगा। तो इसमें एक स्ट्रिंग है माई ऑर्डर, आई वॉन्ट ब्रैकेट पीस ऑफ आइटम ब्रैकेट फॉर डॉलर ब्रैकेट। इसमें 3 ब्रैकेट लगे, तो क्या होगा इसमें, जब माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट के अंदर हमने क्या लिखा है, फॉर्मेट के अंदर जो भी देंगे जिस सीक्वेंस में, वो ब्रैकेट्स उस सीक्वेंस में उसे कैच कर लेंगे। तो फॉर्मेट के अंदर पहला लिखा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी फर्स्ट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्वांटिटी को कैच करेगा। तो क्वांटिटी का वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट की जगह 3 आ जाएगा। आइटम नंबर फॉर्मेट के अंदर सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड ब्रैकेट इसमें कहाँ है, स्ट्रिंग में आइटम के बाद। तो सेकंड ब्रैकेट अपने आप आइटम नंबर से रिप्लेस हो जाएगा, और आइटम नंबर का वैल्यू 567, तो यहाँ 567 आ जाएगा। फॉर्मेट के अंदर थर्ड है प्राइस, और थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर है, जहां पर भी थर्ड ब्रैकेट होगा वहां प्राइस आ जाएगा, और प्राइस का वैल्यू जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं। ये सेम कमांड है। मैं सिलेक्टिव रन इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग लेकर
प्रोग्राम बना रही हूँ। अगर आप एक ही विंडो में एक ही प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ग्रीन कलर का, इससे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इससे पूरा जितना कोड होता है विंडो पे वो एक साथ रन हो जाता है। तो ये हमने एक पर्टिकुलर कोड सेलेक्ट किया और इसको रन कर लिया, तो इसमें आ गया। देखिए इसका आउटपुट क्या रहा है। अच्छा, वेरिएबल एक्सप्लोरर, वेरिएबल वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं। आई वांट, पहला क्या था ब्रैकेट 3 पीस, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी 3 था। अब देखिए सीक्वेंस मेंटेन करेगा, माय ऑर्डर में पहले क्वांटिटी लिखा है तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्वांटिटी जाएगी जो 3 है। माय फॉर्मेट के अंदर माय ऑर्डर डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट मैटर करता है यहाँ पे फंक्शन। तो फॉर्मेट के अंदर पहला क्वांटिटी लिखा है तो पहला ब्रैकेट जो है वो क्वांटिटी से रिप्लेस होगा जो 3 हो गया, सो आई वांट 3। सेकेंड जो लिखा हुआ है वो आइटम नंबर लिखा है तो सेकेंड ब्रैकेट आइटम नंबर से रिप्लेस होगा विच इज 567। सो आई वांट 3 पीस ऑफ आइटम 567 फॉर के बाद थर्ड ब्रैकेट है तो थर्ड जो भी लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर उससे रिप्लेस होगा। थर्ड लिखा है प्राइस, प्राइस है 49.95। सो आई वांट 3 पीस ऑफ आइटम 567 फॉर $49.95। तो ये स्ट्रिंग बन गई पूरी। यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सप्लोरर बता रहा है ये हम जो वेरिएबल ऐड करते जाते हैं वो इसमें आते जाते हैं। तो हम ए यूज़ कर चुके हैं, एज, बी, सी, आइटम, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उनका टाइप आ जाएगा, साइज आ जाएगा और उनका वैल्यू आ जाएगा। तो वेरिएबल एक्सप्लोरर रखता है। फाइल एक्सप्लोरर में अभी हमने फाइल एक्सप्लोर नहीं की है यहाँ पे। देन नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। फॉर्मेट का एक और भी तरीका होता है लिखने का। फॉर्मेट में हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उसको कोई और सीक्वेंस में देना है। मुझे नहीं चाहिए कि क्वांटिटी फर्स्ट जाए और आइटम नंबर सेकंड और प्राइस थर्ड जाए, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। माय ऑर्डर में लिखा आई वांट टू पे ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 2 में अब जो फॉर्मेट में सेकंड नंबर पे होगा, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे सीक्वेंसिंग का कुछ मतलब नहीं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंसिंग का मतलब है फॉर्मेट के अंदर जो सीक्वेंस है। फॉर्मेट में फर्स्ट पे क्वांटिटी लिखा है, फर्स्ट मतलब जीरोथ वैल्यू पे, 0 1 2 3 वैल्यू है। तो फॉर्मेट में जीरोथ वैल्यू पे क्वांटिटी लिखा है तो जहां ब्रैकेट में 0 होगा वो क्वांटिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मीनिंग क्वांटिटी के वैल्यू से। क्वांटिटी का वैल्यू 3 है। जहां पे अब इसका वैल्यू क्वांटिटी के बाद आइटम नंबर का वैल्यू 1 है, तो जहां ब्रैकेट में 1 लिखा है वो आइटम नंबर के वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, आइटम नंबर का वैल्यू जो भी है। फॉर्मेट के अंदर थर्ड है, थर्ड मतलब सीक्वेंसिंग सेकंड, सीक्वेंसिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 2। तो सेकंड पे लिखा है प्राइस, तो जहां पे 2 लिखा है ब्रैकेट में वो प्राइस से रिप्लेस हो जाएगा, मीनिंग प्राइस के वैल्यू से। तो अब यहाँ पे पहले हम जो एग्जाम्पल था उसमें अपने आप सीक्वेंस ले रहे, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है इनके अंदर तो वो सीक्वेंस जो भी है 0 1 2 उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। लेकिन आपने नंबरिंग दी है तो जो नंबर मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग वो आइटम को कैच कर लेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये रन किया तो इसमें यहाँ देखिए आई वॉन्ट टू पे 2, 2 क्या था इसमें आइटम नंबर, यहाँ से नहीं देखना है, फॉर्मेट के अंदर देखना है। 2 क्या है प्राइस, तो प्राइस है 49.95, तो यहाँ पे 49.95 आया गया। आई वॉन्ट टू पे 2 मतलब 49.95 डॉलर्स फॉर 0, 0 इज क्वांटिटी, क्वांटिटी इज 3, so I want to pay $49.95 for 3 पीस ऑफ आइटम एंड पीस ऑफ आइटम के बाद लिखा है 1, तो 1 इज आइटम नंबर, सो 567। तो यहाँ तक हो गया फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी तक जो पढ़ा है वो प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में उसे गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।